हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर BP 104T इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे, उसके आंसर भी आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में 7 नंबर और 10 नंबर में आने की संभावना है। तो इसको आप जो है थोड़ली जो है जो हमने क्वेश्चन दिया है उसके आंसर्स जैसे लिखवाए हैं वैसे ही आप लोग को याद कर लेना है, जिससे कि आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल। उसी को हम एंटी माइक्रोबियल को ही क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो डिफाइन एंटी माइक्रोबियल आर एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यानी एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट दोनों में से कोई भी लिख कर आ सकता है, या तो एंटी माइक्रोबियल भी लिख सकते हैं या तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट लिख कर आएगा। एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं और उनके वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि कैसे वो काम करते हैं, ये हमको बताना है। तो एंटी माइक्रोबियल आर द सबस्टेंस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ड्यू टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स, सो दे आर यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट इन्फेक्शंस। एंटी माइक्रोबियल वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, या तो जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं यानी कि बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु हैं माइक्रोब्स हैं उनको क्या करते हैं, उसको रोकथाम करते हैं, रोकते हैं, या उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मीन्स कम करना या प्रिवेंट मीन्स रोकना। सो दे आर यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शन को ये रिड्यूस करते हैं या तो रोक देते हैं। इनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोस्टेटिक, सैनिटाइजर्स, स्टेरिलाइजेशन। क्लासिफिकेशन होगा, ये क्लासिफिकेशन हम डिटेल्स में एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, थोड़े थोड़े सभी में लिखना है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, दीज आर द सबस्टेंस विच एबल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बैक्टीरिया या कीटाणु हैं जो क्या करते हैं, हमारी बीमारी पैदा करते हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको क्या कर देता है, या तो किल कर देता है या उसकी ग्रोथ को रोक देता है। एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, ये हमारे एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये हमारे जो है लिविंग टिश्यूज़ पे यूज कर होते हैं। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोविडीन आयोडीन, ये सभी जो होते हैं, या डिटॉल, सेवलॉन, ये सभी क्या हैं, एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, यानी कि हमारे इन्फेक्शंस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट that are mainly used on non-living sources to destroy microorganism। डिसइंफेक्टेंट को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रॉय खत्म करने के लिए यूज करते हैं, बट नॉन लिविंग सर्फेसेस के ऊपर, यानी कि जैसे कि टेबल, कुर्सी या फर्श पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। दे कैन आइदर किल और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वाइडली यूज इन होम एंड हॉस्पिटल। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर घर के फर्श साफ करने में या हॉस्पिटल क्लीनिंग में यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड क्लासिफिकेशन जर्मिसाइड, दीज आर द सबस्टेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। दे कैन आइदर यूज ऑन लिविंग या नॉन लिविंग सर्फेसिस, से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सर्फेसिस पे यूज होते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जर्मिसाइड भी तीन तरह से डिवाइड होते हैं। तो जर्मिसाइड में बैक्टीरिसाइड्स, फंगिसाइड, वीरुसाइड। जो बैक्टीरिया को मारता है वो बैक्टीरिसाइड्स, जो फंजाई को मारता है वो फंजीसाइड्स, जो वायरस को मारता है वो वीरुसाइड्स। सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट दैट आर यूज्ड टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड सैनिटाइजर्स। यानी कि सैनिटाइजर क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सैनिटाइजर हैव टू पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैनिटाइजर शुड नॉट कॉज एनी लोकल सेल डैमेज, यानी कि हम इसको जो है हाथ पे या कहीं भी लगाते हैं अगर हम क्लीनिंग करने के लिए, तो क्या करता है, ये हमारे उस हाथ के सेल्स को या उस जगह को सेल को डैमेज नहीं करता है। एग्जाम्पल
अल्कोहल और सेब। सैनिटाइजर्स हमारा जो है जनरली कब ज़्यादातर यूज हम कर रहे थे, कोरोना के समय में इसका यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। हम जो है कुछ भी सामान छूते थे या कुछ भी टच करते थे तो सैनिटाइजर से क्या करते हैं, हाथ को पहले हम सैनिटाइज कर लेते थे, यानी जो भी बैक्टीरिया अगर हमारे हाथ में लगा है या वायरस लगा है तो क्या हो जाता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोकना, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया को रोकते हैं, स्टैटिक। दीज आर द एजेंट दैट आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये मारते, बैक्टीरिया को मारते नहीं है, जबकि प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को, उसकी जो है ग्रोथ को रोक देते हैं। दे डू नॉट किल बैक्टीरिया। कैन बी यूज ऑन लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसेस। ये जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सर्फेसेस पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरमफेनिकॉल। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैन बी एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये 3 तरह से एक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, प्रिसिपिटेशन। ऑक्सीडेशन देखते हैं पहले। This action shown by oxygen releasing groups such as hydrogen peroxide, sodium potassium permanganate। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है बैक्टीरिया वायरसेस को क्या करते हैं, मार देते हैं। एक्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोटीन एंड इनएक्टिवेटर। जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। तो ये क्या कर देते हैं, उस प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया या एंटी जो है माइक्रोब्स जो हैं क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट्स हो जाते हैं। हेलोजिनेशन, दिस एक्शन शोन बाय हेलोजन रिलीजिंग कंपाउंड क्लोरीन और ब्रोमीन एक्सेट्रा। These agents add halide atom to nitrogen present at peptide of protein and inactivated them। ये क्या करते हैं, दिस एक्शन शोन बाय हेलोजन, यानी ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो इसमें क्या है, हेलोजन्स है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैं उनमें पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं हम, हेलोजन बोलते हैं। तो दीज एजेंट ऐड हेलाइड, ये हेलोजन को क्या कर देते हैं, कोई भी जो वायरस माइक्रोब्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे क्या हो जाता है, उसके नाइट्रोजन से हेलोजन ऐड हो जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है। प्रिसिपिटेशन, आर इसी को प्रिसिपिटेशन या प्रोटीन बाइंडिंग भी बोलते हैं। दिस एक्शन शोन बाय मेटल कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिनको क्या है, मेटल पाया जाता है। मेटल बाइंड विथ इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन। मेटल क्या होता है, जो प्रोटीन में इंपॉर्टेंट ग्रुप है उससे बाइंड हो जाता है, चेंज देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, एंड इनएक्टिवेट देम। एग्जाम्पल क्या है, मेटल कैटायन शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज एंटासिड, डिस्क्राइब द आइडियल प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड यूजेस ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस एंटासिड को हम कॉम्बिनेशन में क्यों यूज करते हैं, और एंटासिड का यूज क्या है। These are the drugs which are usually alkaline in nature and are used to neutralize excess acid in stomach of patients suffering from hyperacidity। Antacid means against acid। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड जो होते हैं एल्कलाइन नेचर के होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, हमारे स्टोमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड बन रहा था उसको क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं ऐसे पेशेंट में जो कि हाइपर एसिडिटी का मतलब जिसके जो है ऐसे पेशेंट जिसमें कि एसिड की मात्रा जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण से क्या होता है, हमारा कई प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टमक पेन होता है, हार्ट बर्न होता है, यानी कि हमारे सीने में जो है जलन होती है, ढिकार आते हैं, खाना नहीं पचता है, पेट फूल जाता है। तो ये क्या कर देता है, उन सभी से ये एंटासिड क्या करता है, राहत देता है। एंटासिड का मतलब क्या है, अगेंस्ट एसिड, यानी जो भी हमारे जो है बॉडी में स्टोमक में एसिड एक्सेस मात्रा में बन रहा था उसको क्या कर देता, उसके अगेंस्ट काम कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि इसके जो एक्सेस एसिड बनने के कारण जो हमारे डिस्कम्फोर्ट हो रहे थे, जैसे कि स्टोमक पेन है, एसिडिटी हो जाती है, या जलन होता है, हार्ट बर्न उसको बोलते हैं, जब हमारे सीने में जलन होता है या गले में जलन होता है उसको हार्ट बर्न बोलते हैं।
तो उससे क्या होता है, रिलीफ देता है। जो भी एंटी एसिड यूज करते हैं उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यानी एक अच्छे एंटी एसिड में क्या चीज़ पाए। आइडियल प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी एक अच्छा एंटी एसिड है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि कैसा होना चाहिए जिससे कि वो क्या है, अच्छा काम करे। इट शुड बी इनसॉल्युबल, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। एंड हैज़ फाइन पार्टिकल फॉर्म, और ये छोटे फाइन पार्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। शुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड आर कॉज सिस्टमिक एल्कोलिसिस, वो हमारे क्या है, ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो, आर कॉज सिस्टमिक, या तो और सिस्टमिक एल्कोलिसिस कॉज ना करे। इट्स नॉट बी लेग्जेटिव आर कॉज कॉन्स्टिपेशन, उसमें जो है ना तो लेग्जेटिव एक्शन हो या ना ही कॉन्स्टिपेशन एक्शन कॉज करे। यानी कि एसिड अगर हम एंटी एसिड ले रहे हैं तो ना तो उससे हमें क्या हो, लेग्जेटिव का प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, वो कोई साइड इफेक्ट शो ना करे। इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सर्ट इट इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड बी एबल टू ग्रेजुअली, यानी कि वो जल्दी से अपना एक्शन शो करे और क्या है, ज़्यादा देर तक एक्शन शो करे। इट शुड बी स्टेबल एंड रेडिली अवेलेबल, ये क्या है, स्टेबल हो और रेडली अवेलेबल हो, यानी कि आसानी से हमको क्या है, मिल जाए। एंटी एसिड शुड बी बफर इन पीएच रेंज 4, एंटी एसिड का जो पीएच रेंज होना चाहिए वो क्या है, 4 to 6 हो। इम्पॉर्टेंट्स, ये जो है 7 आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम आपको 5 जो है इसमें से याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंटी एसिड, जो भी हम एंटी एसिड की जो है मेडिसिन ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं या कोई भी, तो उसमें एंटी एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल एंटी एसिड नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, एंटी एसिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है, टू बैलेंस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड, यानी एल्युमिनियम या कैल्शियम का कोई कंपाउंड अगर हम अकेले ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, ऐसा एंटी एसिड क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। जबकि अगर कोई हम मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड अगर एंटी एसिड के रूप में ले लेते हैं तो क्या करेगा, ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो इन दोनों इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए हम एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम दोनों का हम मिक्सचर लेते हैं, यानी कि सिंपली जो है किसी भी एंटी एसिड में एल्युमिनियम कंपाउंड और मैग्नीशियम कंपाउंड दोनों हम मिक्स करते हैं, ताकि जो है दोनों का कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट और लेग्जेटिव इफेक्ट क्या हो, काउंटर एक्ट हो जाए। यानी कि ये दोनों काउंटर एक्ट हो जाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट, ना तो लेग्जेटिव इफेक्ट उसमें होगा और ना ही कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होगा। दूसरा रीजन क्या है, सम एंटी एसिड गिव रैपिड एक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वाइल सम एंटी एसिड गिव डिलेड एक्शन but for long duration of action. So to get quick and longer duration of action, antacid are used in combination. कुछ एंटी क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी एक्शन शो कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, उसका ड्यूरेशन कम होता है, यानी कम समय तक ही वो इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन कुछ एंटी क्या करते हैं, एक्शन तो देर में शो करते हैं, लेकिन उनका एक्शन जो होता है बहुत, उनका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा देर तक हमको जो है रिलीफ देते हैं हाइपर एसिडिटी से। सो टू गेट क्विक एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंटासिड आर यूज्ड इन, तो इस कारण से जो है जल्दी भी हमको चाहिए, हमको ऐसा एंटासिड चाहिए कि जो लेते ही हमको क्या करे, तुरंत हमको रिलीफ दे हाइपर एसिडिटी से, और उसका एक्शन क्या हो, ज़्यादा देर तक रहे। तो इस कारण से हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं एंटासिड, ऐसा एंटासिड जो कि क्विक एक्शन भी दे, और एक एंटासिड उसके साथ ऐसा यूज करते हैं जो क्या हो, भले उसका एक्शन देर में शो करे लेकिन उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो ज़्यादा देर तक रहे, यानी कि पेशेंट को जो है तुरंत एक्शन भी मिले और अब जो है बीमारी से जो भी हाइपर एसिडिटी के कारण जो डिस्कम्फोर्ट हो रहा है उसको ज़्यादा देर तक रिलीफ मिले। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो भी रेडियो एक्टिविटी है उसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ये डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, पहला जीजर मूलर काउंटर, सेकेंड सेंटिलेशन काउंटर, थर्ड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोर्थ आयनाइजेशन चेम्बर। पहला क्या है, जीगर मूलर काउंटर,
हम यहाँ पे दो को जो है फुली जो है जीजर मुलर काउंटर एंड सेंटिलेशन काउंटर, दो को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। जीजर मुलर काउंटर, दिस डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। ये क्या करता है, इस काउंटर जीजर मुलर काउंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के रेट ऑफ इमिशन को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इट इज ए सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब एक्ट एज कैथोड। सिलेंड्रिकल, ये जो है सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब होता है जो कैसे काम करता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। एंड ए सेंट्रल वायर एक्ट एज एन, ये जो सेंट्रल वायर है इसमें, इस जो है मेटल ट्यूब के अंदर जो सेंट्रल वायर है ये किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। द ट्यूब इज फिल्ड विथ आर्गन गैस, और इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या है, हम आर्गन गैस को फिल कर देते हैं। एट ए रिड्यूस्ड प्रेशर, कितना है, 0.1 एटमॉस्फेयर। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द, इन दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हैं, 1000 वोल्ट के लगभग जो है क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं। व्हेन ए अल्फा या बीटा पार्टिकल एंटर इन द ट्यूब थ्रू द माइका विंडो, ये क्या है, ये विंडो है इसके थ्रू जब भी जो है, जैसे ही अल्फा या बीटा पार्टिकल जो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो इमिट हो रहे हैं, वो क्या है, जैसे ही इस विंडो के थ्रू एंटर करते हैं, ये विंडो है माइका विंडो, इसके थ्रू एंटर करते हैं, इट आयनाइज द आर्गन, जो इसके अंदर आर्गन गैस जो है क्या है, फिल है, उसको क्या कर देते हैं, और आर्गेनाइज कर, तो आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज द आर्गन एटम एलॉन्ग इट पाथ, जैसे ही इसमें इस पाथ से जो अल्फा बीटा रे जैसे ही पास करते हैं, जो भी आर्गन एटम्स जो होते हैं, जो आर्गन गैस है उसके एटम्स जो हैं, जो भी इसके रास्ते में पड़ते हैं, उसको क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। किसमें, आर्गन प्लस, और आर्गन प्लस से क्या हो जाता है, आयनाइज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आर्गन प्लस पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आर्गन पे क्या, आर्गन पॉजिटिव आ जाएगा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन से इससे निकल जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। द आर्गन आयन, आर्गन प्लस आयन आर डायरेक्टेड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो डायरेक्टेड टू द कैथोड। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जाता है, एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एनोड की तरफ जाता है। दिस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड कंप्लीट द सर्किट। इससे क्या होता है कि जो आर्गन था, आर्गन आयंस थे, वो किससे, कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एनोड की तरफ जाता है। इससे क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिकल जो है करंट फ्लो होता है इसके बिटवीन द इलेक्ट्रोड और कंप्लीट द सर्किट। दिस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, यानी कि ये इसकी तरफ ये मूव करता है, आर्गन प्लस आयन जो है एनोड कैथोड की तरफ मूव करता है, और एनोड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पल्स ऑफ, एक इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो करता है इनके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में। ईच इलेक्ट्रिकल पल्स मार्क द एंट्री ऑफ एन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इनटू द ट्यूब, और हर एक इलेक्ट्रिकल पल्स क्या शो करता है कि हमारा जो है अल्फा या बीटा पार्टिकल जो है इसके अंदर जो है एंटर किया। ईच इलेक्ट्रिकल पल्स मार्क द एंट्री ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल इन द ट्यूब एंड इज रिकॉर्डेड इन ए ऑटोमेटिक काउंटर। ये क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है जब ये इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, और ये जो है ईच इलेक्ट्रिकल पल्स मार्क्स द एंट्री ऑफ एन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन द ट्यूब एंड इज रिकॉर्डेड इन ए ऑटोमेटिक काउंटर। यहाँ क्या होता है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सच पल्स रजिस्टर्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल पर मिनट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। यानी कि इससे हमें क्या पता चल जाता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है या एलिमेंट जो है कितना जो है रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि जितने जो हैं पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स उसमें रिकॉर्ड होते हैं, उतने ही जो है क्या हो जाता है, अल्फा या बीटा का इमिशन हो रहा है। सेकेंड क्या है, सेंटिलेशन काउंटर। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय सेंटिलेशन काउंटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंटिलेटर, ये सेंटिलेटर है,
It consists of a scintillator which generate high light proton in response to incident radiations. इस सेंटिलेशन में जो है जब रेडिएशंस जो हैं अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन जब इसमें एंट्री करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। ये सेंसिटिव फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये क्या है, इसको जो है हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बोलते हैं। ये सेंटिलेशन ट्यूब हो गया और ये क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। ये सेंसिटिव फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसी को हम पीएमटी भी बोलते हैं। कन्वर्ट जो लाइट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, लाइट फोटॉन्स, वो क्या उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द सेंटिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल यूजली फास्फोरस या फ्लोरोजेनिक मटेरियल। ये जो सेंटिलेटर होता है ये किससे कंसिस्ट होता है, ये जो है या तो फास्फोरस इसके अंदर बनेगा या फ्लोरोजेनिक मटेरियल होगा। यानी फ्लोरोजेनिक मटेरियल क्या होगा, जब भी ऐसे मटेरियल जिसपे कि हम हमारा अल्फा या बीटा रेडिएशन जब पढ़ते हैं तो ये क्या पड़ेगा, लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस करता है। और यही लाइट फोटॉन को जो है ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल जो है कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारा यहाँ डिटेक्ट हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि हमारा कितना रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। द फ्लैशेस ऑफ लाइट इज कलेक्टेड बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज प्रोड्यूसेस, जितना जो है यहाँ पे जो लाइट फोटॉन्स जनरेट होंगे उसको ये क्या करेगा, फोटो मल्टीप्लायर कलेक्ट करता है और उसको प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। द इम्पल्स रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रिक काउंटर, ये जो इम्पल्स जो होता है इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स होते हैं, काउंटर होते हैं, इस पे जो है यहाँ पे जो है हमारा जो है इम्पल्स जो है क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। इससे हमको क्या पता चल जाता है कि कितना हमारा अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन जो है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आउटलाइन द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे या स्टोर करेंगे, और जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका अप्लीकेशंस क्या है। यानी कि ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हमारे क्या है फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज हो रहे हैं, यानी कि हमारे मेडिसिनल यूज में आ रहे हैं, उनका अप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं। स्टोरेज कंडीशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। Storage and handling is extremely important in avoiding the exposure of radiation or emission and thus preventing harmful effect on human and environment. किसी भी जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टोरेज एंड हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि कि हम किसी भी जो है ह्यूमंस को या इन्वायरमेंट को जो है एक्सपोजर टू रेडिएशन या इमिशन से बचा सकें। पहला क्या है, द वर्किंग एरिया शुड नॉट बी कॉन्टेमिनेटेड विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल। यानी कि जहाँ भी हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख रहे हैं वो एरिया क्या है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेट जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। दीज मटेरियल शुड बी हैंडल्ड विथ फोर्सेप्स एंड अदर सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। इसको जो है हम लेने के लिए सीधे हाथ से टच नहीं करते हैं, जो है हम फोर्सेप्स यूज करते हैं। फोर्सेप्स क्या होता है, चमचा होता है, चम्मच की तरह होता है, उससे हम पकड़ते हैं उसको। चिमटे की तरह होता है, फोर्सेप्स क्या है, चिमटा होता है, उससे पकड़ते हैं, या और भी सुटेबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे हम उसको टच, डायरेक्टली जो है हाथ से हम टच नहीं करते हैं। कीप आवर लैब कोट सेपरेट फ्रॉम योर एवरीडे क्लोथ। जो भी हम लैब कोट यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ रखा हुआ है वहाँ अगर जाते हैं तो जो कोट पहनते हैं उसको जो है हम एवरीडे क्लोथ से क्या होता है, सेपरेट रखते हैं। ऑलवेज यूज रबर ग्लव्स व्हेन वर्किंग विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जब भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम करते हैं तो हमें जो है रबर ग्लव्स पहनना होना चाहिए। इन रेडियो एक्टिव लैब इट इज़ नॉट परमिटेड टू ईट, ड्रिंक, स्मोक और कॉस्मेटिक्स। हमें जो भी हम रेडियो एक्टिव लैब में जो है अगर हैं तो वहाँ पे ना तो खाना अलाउ होना चाहिए, खाना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं या स्मोक कर सकते हैं, या जो है कॉस्मेटिक्स किसी को क्रीम पाउडर यूज करने के अलाउ होता है। पिपेट ऑपरेटेड बाय माउथ शुड नेवर बी यूज्ड।
हम कभी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अगर निकालना है हमको, तो हम पीपेट, ऐसे पीपेट यूज नहीं करते हैं जो कि माउथ से खींचा जाए। अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है हमारा माउथ में चला जाएगा। ग्रेट केयर हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव। जब भी हम रेडियो मटेरियल का हमारा काम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, उसको डिस्पोजल करते हैं, यानी कि उसको जो है हम डिस्पोज कर देते हैं। तो डिस्पोज करते हैं, उसके लिए क्या करना है, बहुत ही केयर के साथ जो है करना चाहिए। वो तब हम डिस्पोजल करते हैं जब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी जो है, जब रेडिएशंस इमिट करना वो बंद कर दे, तब उसका हम डिस्पोजल करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट शुड बी अवॉइडेड एंड यूज प्रॉपर रेडिएशन प्रोटेक्शन। डायरेक्ट किसी भी रेडियो मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमको नहीं आना चाहिए। ए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ रेडियोएक्टिव इमिशन शुड बी डन इन एरिया वेयर द स्टोरेज। जहाँ भी हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को स्टोर कर रहे हैं उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट आउट स्टॉक पुट इट आउट बैक। जो भी हमारा अमाउंट हमको आवश्यकता उसको निकालने के बाद जो है बचा हुआ जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जहाँ से हमने निकाला उसको प्रॉपरली वहीं पे रख देना है। दिस सब्सटेंस स्टोर्ड इन सुटेबल लेवल कंटेनर, सील्डिंग बाय ब्रिक्स एंड प्रेफरेबली इन रिमोट एरिया। इसको जो है हम क्या करते हैं, जहाँ भी जो भी कंटेनर में रखे हैं उसको क्या करते हैं, प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, यानी कि वो मार्किंग करते हैं कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसमें। उसको सील्डिंग बाय ब्रिक्स, उस एरिया को क्या कर देते हैं जहाँ पे रखा है, सील्ड कर देते हैं ब्रिक्स से। ब्रिक्स ईंटें की एक दीवार बना देते हैं ताकि जो है रेडिएशंस बाहर ना आए। बेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज़ टू बी स्टोर्ड टिल द एक्टिविटी। जो भी हमारा वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको तब तक हम स्टोर कर रखते हैं, डिस्पोजल नहीं करते हैं जब तक कि उसमें जो है एक्टिविटी यानी कि रेडिएशंस इमिट होना बंद ना हो जाए। टिल द एक्टिविटी बिकम लो बिफोर इट डिस्पोजल्स, यानी जब तक कि उसमें जो है रेडिएशंस को, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो कम ना हो जाए। आपको क्या करना है, कम से कम जो है जो भी ये जो है हमारा हैंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या हमको आवश्यकता है, इसमें से कम आपको कम से कम 10 जो है याद कर लें। अगर 10 नंबर में आ रहा है तो आपको जो है 8 से 10 जो है लिखने ही है। फार्मास्यूटिकल अप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के क्या है, फार्मास्यूटिकल अप्लीकेशंस, यानी कि मेडिसिन में हम या फार्मेसी फील्ड में कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। The radiopharmaceuticals are radioactive medications, radioisotopes that are used in medicine in 4 different ways। 4 तरह से हम इसको यूज करते हैं। कहाँ कहाँ, रेडियो आइसोटोप्स इन थेरेपी, बीमारी को हम सही करने में यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स इन डायग्नोसिस, बीमारी को हम डिटेक्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए यूज करते हैं। रिसर्च में यूज करते हैं। एंड स्टेरिलाइजेशन में हम यूज करते हैं इसका। पहला जो है थेरेपेटिक रेडियोएक्टिव क्या थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला कैल्शियम 44-45, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, द रेडियो एक्टिव कैल्शियम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ बोन। बोन में जो कैंसर हैं उनको जो है हम ठीक करने के लिए जो है कैल्शियम 44-45 को यूज करते हैं। स्ट्रोंटियम 90 कहाँ यूज करते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर एंड सुपरफिशियल सार्किनोमा। सोडियम फॉस्फेट 32 सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। सोडियम आयोडाइड 131 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें अगर कैंसर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। गोल्ड को हम क्या करते हैं, गोल्ड AU 198 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोजिनस ल्यूकीमिया। माइलोजिनस ल्यूकीमिया क्या होता है, एक कंडीशन इन विच बोन मैरो मेक्स टू मेनी वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है इसके, कैल्शियम 47, इट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम हमारे बॉडी में कैल्शियम कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए हम कैल्शियम 47 यूज करते हैं। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट 57, दिस इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। इट इज यूज्ड इन investigation of absorption and metabolism of cyanocobalamin. Cyanocobalamin cobalt 60, it is used in the determination of vitamin B12 in culture media, food stuffs and pharmaceutical product। vitamin B12 जो है
हम कितना पाया जा रहा है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या फूड स्टफ्स या कल्चर मीडिया में, इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं। फेरिक साइट्रेट 59, इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फेरिक साइट्रेट 59 को जो है हमारे ब्लड में अगर कोई डिसऑर्डर हो जा रहा है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। सोडियम क्रोमेट 51 सॉल्यूशन, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी रेड सेल वॉल्यूम एंड इट्स सर्वाइवल टाइम। रेड सेल हमारे कितने हैं हमारे बॉडी में और उनकी सर्वाइवल टाइम क्या है। नाइट्रोजन 13 एंड 15, इट इज यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थर्ड जो है स्टेरिलाइजेशन एप्लीकेशन क्या है, कोबाल्ट 60, इट इमिट बीटा एंड गामा रेज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल मटेरियल एंड ड्रेसिंग बाय द गामा रेडिएशंस। कोबाल्ट 60 को हम स्टेलाइज करते हैं, कोई भी सर्जिकल मटेरियल जो है या ड्रेसिंग जो हमारे ड्रेसिंग मटेरियल जो है बैंडेज हैं उनको क्या करता है, गामा रेडिएशंस जो है कोबाल्ट 60 जो गामा रेडिएशंस इमिट कर रहा है उससे स्टेलाइज कर देते हैं, यानी कि जो भी उसमें बैक्टीरिया या कीटाणु या माइक्रोब्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। रिसर्च एप्लीकेशन क्या है फोर्थ, आयरन 55 एंड 59, इट इज़ यूज्ड इन द रिसर्च स्टडी अबाउट utilization and absorption of iron salt. It is used to measure the red cell lifespan. The research application आयरन 55, 59 को यूज करते हैं। इट इज यूज इन द रिसर्च स्टडी अबाउट यूटिलाइजेशन, हमारे बॉडी में कितना ऑब्जर्वेशन जो है आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना यूटिलाइज हो रहा है, इसका अब जो है हम आयरन 55, 59 से जो है डिटेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर रेड सेल लाइफ स्पन, हमारे रेड सेल्स जो हैं रेड आरबीसी हैं उसकी जो है मेजर लाइफ स्पन कितने दिन वो जिंदा रहते हैं उसको भी इसके थ्रू जो है हम डिटेक्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इम्प्यूरिटी, राइट इन डिटेल नोट्स ऑन वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इम्प्यूरिटीज क्या हैं और वेरियस सोर्सेज कहाँ से जो हैं, क्या जो वेरियस सोर्सेज कहाँ से इम्प्यूरिटीज़ की आती हैं इन फार्मास्यूटिकल, जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं तो उनमें कहाँ कहाँ से इम्प्यूरिटी आने की चांसेस है, ये इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी आर द अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं, API, आर ड्रग प्रोडक्ट फार्मूलेशंस। द इम्प्यूरिटी ऑब्जर्व इन ड्रग सब्सटेंस में एराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, ये कहाँ से आते हैं, ड्यूरिंग सिंथेसिस, जब हम प्रोडक्ट जो है मेडिसिन बना रहे हैं उसके समय आ जाते हैं। आर डिराइव फ्रॉम द सोर्सेज सच एज स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, जो मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें पुराने में कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स में या कई सारे मटेरियल यूज़ करते हैं तो उन मटेरियल के थ्रू जो है हमारे इम्प्यूरिटी जो है हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में जो है प्रोडक्ट में हमारा आ जाता है। द परसेंस ऑफ दिस अनवांटेड केमिकल इवन इन स्मॉल अमाउंट में इन्फ्लुएंस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल, अगर इम्प्यूरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ड्रग में थोड़ा भी मात्रा में आ जाता है तो क्या कर देता है, उसकी इफिकेसी इफेक्ट को कम कर देता है, और अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी शो करता है। सम इम्प्यूरिटीज शो एडवर्स इफेक्ट, कुछ इम्प्यूरिटी ऐसे होते हैं जो कि अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो क्या होते हैं क्या करते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि हैवी मेटल, लेड, आर्सेनिक एक्सेट्रा। इम्प्यूरिटीज कितनी तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज रिसीडुअल सॉल्वेंट के थ्रू आता है। सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटीज़ की सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इम्प्यूरिटीज आते हैं। रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं यानी जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि हम मेडिसिन बना रहे हैं तो जो सामान हमारा जो केमिकल्स लगते हैं उनके थ्रू आ जा सकता है। रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसके थ्रू आ जाता है। जो हम मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू से भी हो सकता है हमें। सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट किसके लिए, सॉल्वेंट यानी पानी यूज कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आ जाता है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस एरिया का एटमॉस्फेयर में अगर क्या है, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूशन है
तो पॉल्यूशन के थ्रू, जो पॉल्यूशन में जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो क्या है, उसमें चले, हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें चले आते हैं। रिएक्शन विथ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम जो है मेडिसिन को रख रहे हैं बनाने से पहले या बनाने के पास, उससे अगर रिएक्शन हो जाता है तब भी उसके थ्रू जो है इम्प्यूरिटीज उसमें मिल जाती हैं। पैकिंग एरर, पैकिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, मिक्सिंग की चांसेस होती हैं, या तो उससे भी हमारा इम्प्यूरिटी चला आता है। स्टोरेज कंडीशन, अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो तब भी हमारा जो है इम्प्यूरिटी जो है हमारे प्रोडक्ट में एंटर कर जाता है। यहाँ पे हमने सभी को डिस्क्राइब किया है, आप देख लेंगे। यहाँ पे हमने सभी को बताया, अब सभी के एक एक एग्जाम्पल दिया है हमने उसके थ्रू। रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल के थ्रू जो है कैसे आ रहा है, इसका एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लें और देख लें, हमने प्रॉपर लिख दिया है, आपको समझ आ जाएगा। सॉल्वेंट के थ्रू जो है कैसे हमारे जो है इम्प्यूरिटीज आ रहे हैं, यहाँ पे देख लें। मेथड और प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएक्शन विथ कंटेनर, कंटेनर अगर जो जिस कंटेनर में हमने रखा है उससे अगर रिएक्शन हो जा रहा है तब भी इम्प्यूरिटीज उसमें आ जा रहा है। तो इसको डिटेल्स अगर कितने नंबर में आ रहा है उसके हिसाब से जो है आपको डिटेल्स में इसको सारे का डिस्क्राइब करना है। 6 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विथ एपरेटस यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक जो है अगर किसी भी कंपाउंड या मेडिसिन में आर्सेनिक एज ए इम्प्यूरिटीज पाया जाता है तो उसकी लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि लिमिट टेस्ट वो जो है एक्सेस अमाउंट में है या कम अमाउंट में है, या जो परमिसिबल अमाउंट है उससे ज़्यादा या कम है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए हम कौन सी एपरेटस यूज कर रहे हैं ये देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेट easily reduced into arsine gas which react with mercury chloride give yellow stain। क्या होता है, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, आर्सेनिक इन आर्सेनिक जो होता है वो आर्सेनिक इम्प्यूरिटी जो होती है आर्सेनियस स्टेट में जो है रिड्यूस हो जाता है, किसमें, आर्सिन गैस में। और ये आर्सिन गैस जो है मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कर क्या देता है, हमारा येलो स्टेन देता है। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, स्टेप्स इसमें क्या है, द आर्सेनिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड इन परसेंट ऑफ HCl। आर्सेनिक के परसेंट में ये आर्सेनिक पेंटावैलेंट है तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन परसेंट ऑफ HCl। ये आर्सेनिक एसिड जो होता है रिड्यूस हो जाता है टू आर्सेनियस आर्सेनिक एसिड रिड्यूस हो जाता है टू आर्सेनियस एसिड H3ASO4 जो होता है H3ASO3 आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस हो जाता है इन परसेंस ऑफ SnCl टू स्टेनस क्लोराइड। और ये आर्सेनियस एसिड इज देन रिड्यूस टू आर्सिन गैस, ये जो है आर्सिन गैस में रिड्यूस हो जाता है बाय एक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये आर्सेनियस एसिड जो होता है नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, रिएक्शन ऑफ जिंक और HCl में रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, आर्सेनियस एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस टू आर्सिन गैस AsH3 प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। द लिबरेट, ये जो लिबरेट आर्सिन गैस है AsH3 वो जो है पास होगा ट्यूब से एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड गिव येलो स्टेन। ये जो है इसका जो है हमको येलो स्टेन मिल जाएगा। अपरेटस कौन सी यूज करते हैं, गैजेट अपरेटस लेते हैं सभी जनरली। अभी तक हमने जो पढ़ा था लिमिट टेस्ट उसमें जो है नेशनल सिलेंडर यूज होता है, जबकि इसमें जो है क्या होता है आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, गैजेट अपरेटस। ये क्या है, इसको हम गैजेट अपरेटस बोलते हैं। ग्लास रॉड और जो है स्टैंड यूज होता है। केमिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, स्टेनस क्लोराइड, स्टेंटेड HCl एंड लेड एसीटेट को हम यूज करते हैं। रोल ऑफ रिएजेंट, जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसका रोल क्या है।
जिंक पोटेशियम आयोडाइड स्टेनलेस क्लोराइड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। HCl टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। एंड लेड एसीटेट हम कहाँ करते हैं, इस ट्यूब में जो है कॉटन के साथ जो है लेड एसीटेट को रख देते हैं, जो कि क्या कर देता है, अगर कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, यानी कि अपने में रोक लेता है। प्रोसीजर क्या है, ये टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल दोनों का हमने जो है डिटेल्स में बता दिया कि कैसे जो है प्रोसीजर क्या है। एक हमने जो है एक नेशनल एक जो है एक गैजेट ऑपरेटर्स में क्या जो है टेस्ट सैंपल बनाएंगे, दूसरे में हम क्या बनाएंगे, दूसरे गैजेट ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल को लेंगे और क्या यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन बनाएंगे। जब आर्सीन गैस जो है रिलीज होगा यहाँ पे जब आर्सीन गैस रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू होकर पास होकर कहाँ जाएगा, ये जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे है, यहाँ पे है, इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और यहाँ पे स्टेन देगा। यहाँ पे लेड एसीटेट हम लगा देते हैं कॉटन के साथ, ताकि जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है प्रोड्यूस हो उसको क्या करे, वो ट्रैप कर ले और इस जो है यहाँ पे जो है मर्क्यूरी क्लोराइड से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट ना करे। ये मर्क्यूरी क्लोराइड पे है और जितना ज़्यादा, अब ये आर्सेनिक गैस जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कब होगा, जितनी ज़्यादा आर्सेनिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा आर्सेनिक गैस बनेगा, और जितनी ज़्यादा आर्सेनिक गैस इस मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करेगा उतना ज़्यादा जो है येलो स्टेन बनेगा, उसकी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी येलो की उतनी ज़्यादा होगी। तो उसी को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में कंपेयर कर लेंगे टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल क्या है, जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड सैंपल में हमारा क्या लेंगे, हम मैक्सिमम आर्सेनिक जो है इम्प्यूरिटी जो है परमिसिबल है हमारी बॉडी के लिए, उस अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया वो स्टैंडर्ड में लेंगे। और जो टेस्ट सैंपल जिस मेडिसिन में या जिस कंपाउंड में हमको आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट इम्प्यूरिटी जो है डिटेक्ट करनी है उसको क्या करेंगे, उससे जो है हम करेंगे। अगर स्टैंडर्ड से जो येलो स्टेन हो रहा है, येलो स्टेन जो बन रहा है टेस्ट में, अगर स्टैंडर्ड से कम है यानी कि क्या है, इसमें आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी कम है, तो ये क्या करे, लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा। अगर येलो स्टेन जो टेस्ट जो जिसमें हमने गैजेट ऑपरेशन में टेस्ट सैंपल को लिया था उसमें अगर इंटेंसिटी जो है कलर की येलो स्टेन की क्या है, ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आर्सेनिक की क्या है, आर्सेनिक इम्प्यूरिटी जो है टेस्ट सैंपल में हमारा ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। सारा हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन, स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट सैंपल इज लेस देन द स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय स्टैंडर्ड सेम सॉल्यूशन, देन सैंपल पास द लिमिट टेस्ट। अगर स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट सैंपल यानी कि टेस्ट सैंपल क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन जिसमें कि हमको क्या करना है, लिमिट आर्सेनिक की एज ए इम्प्यूरिटी टेस्ट करनी है कि कम है और ज़्यादा है। और स्टैंडर्ड क्या है, हमने पहले भी कई बार बता चुका है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है जो कि हमारा हमको पता है कि आर्सेनिक इम्प्यूरिटी उसमें कितनी है, और मैक्सिमम अमाउंट आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज का हम स्टैंडर्ड सैंपल में लेते हैं जो कि परमिसिबल अमाउंट है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। राइट इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन की लिमिट टेस्ट को डिटेल्स में, डिटेल अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम पूरा प्रिंसिपल भी देंगे, रिएक्शन देंगे, क्या एपरेटस यूज कर रहे हैं, क्या केमिकल यूज करते हैं, जो कौन से केमिकल का क्या रोल है ये हमको बताना है, प्रोसीजर बतानी है और ऑब्जर्वेशन बताना है। पूरा हमने डिस्क्राइब कर दिया है एक एक चीज़, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, आप पढ़ लें और इसको याद कर लें। थर्ड है हीमेटिनिक्स क्या है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट। हीमेटिनिक्स क्या होते हैं और प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट, इनका सभी का जो है हमको क्या करना है, फेरस सल्फेट की पूरी डिटेल्स बतानी है। तो हीमेटिनिक्स क्या होता है, हीमेटिनिक्स आर द ड्रग और मेडिसिन विच इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, हीमेटिनिक्स हीमोग्लोबिन को, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। दे आर यूज्ड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन के कारण जो है हमारी ब्लड की जो बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है उसको पूरा करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हीमेटिनिक्स आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। यहाँ फेरस सल्फेट की हम डिटेल स्टडी कर लेंगे यहाँ पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी इससे ऑफ फेरस सल्फेट और
ये ऐसे हो गया हमारा। एंड यूजेज, यूजेज क्या होंगे, यूजेज होगा एज ए हिमेटिनिक्स, इट इज यूज टू इंक्रीज द, यूज में हम क्या लिख लेंगे, हिमेटिनिक्स यूजेज एज ए, तो यूज एज ए हिमेटिनिक्स, हिमेटिनिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, इलिस्ट्रेट प्रॉपर्टी, एसे एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और अमोनियम क्लोराइड की डिटेल्ड हमें स्टडी करनी है, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एसे एंड यूजेस। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट आर हेल्प इन इम्प्रूविंग, जो भी स्पूटम हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कफ में जो है बन रहे हैं उसको क्या करते हैं, वो जो है हमारे कफिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, किससे, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। हमें डिटेल किसकी पर यहाँ पे देनी है, अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज, एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यूजेस। लास्ट है हमारा, ये सभी जो है आप लोग देख लेंगे, हमने डिटेल्ड में यहाँ पे लिखा है, एक एक चीज़ आप लोग देखकर उसको याद कर लें, थोड़ली सभी याद कर लें। 10 में से मैक्सिमम जो है आपको क्वेश्चन 5, 7 नंबर और 10 नंबर में आपको जो है मिल जाएंगे, जिससे कि आपका सेमेस्टर में जो है अच्छा नंबर आ जाएगा। प्रीवियसली हमने क्या आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं 20 क्वेश्चंस बताए थे, उसको भी आप थोड़ली याद कर लें, जिससे कि आपका सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे नंबर आए। 10th, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी। टोनिसिटी जो एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आइसोटोनिसिटी है उसके कैसे हम एडजस्ट करेंगे, मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है, उसके लिए हमको क्या लिखना है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो जानना होगा। ए बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl। यानी कि ऑस्मोटिक, बफर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका क्या है, कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर कोई भी सैल्यूट, अगर किसी पानी में, अगर हम पानी में कोई भी हम अगर सैल्यूट डालते हैं या पार्टिकल्स डाल देते हैं तो क्या करेगा वो पार्टिकल, एक प्रेशर जनरेट करता है। तो सेम प्रेशर को हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्लड में कई तरह के सेल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हैं, एक प्रेशर डेवलप करते हैं। तो सेम प्रेशर क्या होगा, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। वो किसके बराबर होता है, अगर हम 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl लेते हैं तो जितना प्रेशर ये जो है प्रोड्यूस करता है, सेम प्रेशर क्या करता है, हमारा ब्लड जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि इतने % अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा, यानी सेम प्रेशर प्रोड्यूस करेगा एज ए ब्लड या हमारे बॉडी फ्लूइड के बराबर। तो उसको हम क्या करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोनों की टोनिसिटी जो है बराबर है, दोनों जो है एक सेम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसलिए वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। द फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन दैट आर यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन इनसाइड द बॉडी मस्ट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या सेम कंसंट्रेशन दैट आर बॉडी फ्लूइड। तो ये जो है आइसोटोनिसिटी की क्या ज़रूरत है, या सेम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई भी जो है लिक्विड यूज कर रहे हैं या इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अपने बॉडी में यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन या ड्रॉप यूज कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो सीधे हमारे क्या ब्लड में जा रहा है। तो उस सेम प्रेशर, जो भी हम कंपाउंड जो है, जो भी
मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नली अपने बॉडी के अंदर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हमारा रेड ब्लड सेल्स जो है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो या तो ब्रस्ट कर स्वेल कर जाएगा या तो श्रिंक कर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं अपने बॉडी के अंदर, आइदर बाई इंजेक्शन या बाई इन आई ड्रॉप, वो क्या हो जाता है, उसको जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बनाते हैं, यानी कि बॉडी फ्लूइड के बराबर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम एज ए बॉडी फ्लूइड होना चाहिए, ताकि वो कोई भी इफेक्ट जो है हमारे बॉडी पे यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स में न शो करे। मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, टोनिसिटी कौन से मेथड हैं, दो मेथड होते हैं। पहला क्या है, क्लास 1 मेथड, ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेकेंड मेथड क्या होता है, फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ाया था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसकी की क्या है, जिसमें कि कंसंट्रेशन जो है या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारे किससे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम हो, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl जो है 0.09% से कम हो, उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो कहेंगे जिसका कि कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है 0.09% से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लास 1 दिस मेथड बेसिकली, क्लास 1 में क्या करेंगे, इन दिस मेथड बेसिकली सोडियम क्लोराइड इज एडेड, इसमें क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है 0.9% से कम है, तो इसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड ऐड कर कर हम सेम कंसंट्रेशन बनाएंगे, इसको जो है 0.9 के बराबर इसको करेंगे। तो इन दिस मेथड बेसिकली सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग सॉल्यूशन है उसमें क्या करेंगे, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू 0. यानी कि सोडियम क्लोराइड हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि उस जो है ड्रग का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है कितना आ जाए, 0.52। हमारे ब्लड का जो है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.52। तो जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं ले रहे हैं, उसमें हम सोडियम क्लोराइड तब इतना डालेंगे कि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो जाए, हमारे ब्लड की बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, वो दोनों सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी दोनों की जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगी, टू मेक आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड। समझ गए। इसके क्लास 1 के दो मेथड हैं, दिस क्लास इंक्लूड, पहला क्या है, क्रायोस्कोपिक मेथड या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें जो है वेट परसेंट लेंगे हम 0.52 -A/B, वेयर A इज क्या है, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो कि किस में आएगा, हम इस सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे थे ना, यानी कितना सोडियम क्लोराइड ऐड किया, ये क्या है, परसेंटेज वेट है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ग्राम में आएगा, तो इसको हम किस में लेंगे, ग्राम पर 100 ml में जो है W का वेट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस आ जाएगा। ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, यानी जो ड्रग है बना रहे हैं उसकी 1% का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेंगे हम। दूसरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ सॉल्यूशन एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड का, उसके 1% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे। जो जनरली दिया होता है वो कितना होता है, 1% का 0.576 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1% NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इतना है। अगर दिया है तो हम इसको B की जगह पे इतना ले लेते हैं, A का भी हमारा जो है 1% जो है उस सॉल्यूशन का दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे रखकर और उसका जो है हम वेट निकाल लेंगे कि कितना हमको सोडियम क्लोराइड चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए।
दूसरा मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, इसको जो है E=17 इंटू L आइसो बट्टा यम, वेयर E सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है, L आइसो जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ड्रग का जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, यम जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन। क्लास सेकेंड क्या है, इसी में दो मेथड थे, क्लास फर्स्ट में क्रास्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। क्लास सेकेंड है इन दिस मेथड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हमारा ड्रग जो है अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यानी क्या है, पॉइंट जो है सोडियम क्लोराइड की जो है अमाउंट जो है 0.9% से वेट बाई वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, हम पानी मिलाकर उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पानी ज़्यादा मिला देंगे अगर उसमें, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी और वो जो है बराबर हो जाएगा किसके, हमारे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना लेगा। एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारी सब्जी बनाया हमने, उसमें क्या हो गया, नमक अगर ज़्यादा हो गया, तो नमक ज़्यादा हो गया तो नमक को हम क्या करेंगे, नमक को ठीक करने के लिए या बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि वो नमक जो है क्या हो जाएगा, पूरे उस सब्जी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है सब्जी खाने लायक हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो अगर हमारा ड्रग्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर और उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाएंगे ताकि वो हमारे बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इसमें इसमें भी दो मेथड हैं, एक वाइट विंसेंट मेथड है, उसका V=W इंटू E 101.1, वेर V क्या है, वॉल्यूम इन ml ऑफ एन आइसोटोनिक सोल्यूशन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई 8 ग्राम ऑफ ड्रग इन वाटर। W क्या है, वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, E क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है, और 101.1 क्या है, इट इज ए कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम इन ml ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन obtained by dissolving 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1। एक कांस्टेंट होता है रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम इन ml ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन obtained by dissolving 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सेकेंड स्प्रूल्स मेथड है, ये जो है वाइट विंसेंट मेथड का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ वाइट विंसेंट मेथड इज स्प्रूल्स मेथड। इन दिस मेथड वी पुट W की वैल्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0.3 जो है ये डाल देंगे, यहाँ जो W का वैल्यू था उसको डायरेक्टली हम 0.3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, V=0.3 इंटू 111.1, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 11 क्या करेंगे, 33.33 E हो जाएगा। तो V= ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा निकल जाएगा, कितना वाटर हमने ऐड किया। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब किए 7 और 10 मार्क्स के, इसको कम्प्लीटली थोटली तैयार करना है आप लोग। मैक्सिमम जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे, और 2 नंबर के हमने जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस बताए हैं उसको भी आप थोड़ली याद कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सेमेस्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छा नंबर गेन करें।